बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अदर पाथवेज ऑफ सेल डेथ पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना, एक निक्रोप्टोसिस है, दूसरा पैरोप्टोसिस है। दो मेन पाथवे थे, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। कुछ साइड पाथवेज जो कि लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन मौजूद है, इनको पढ़ते हैं। सही है। निक्रोप्टोसिस जो होते हैं ना, ये दो वर्ड से बना है, निक्रोप और निक्रोसिस, ऑटोसिस और एपोप्टोसिस, क्योंकि ये इन दोनों की कम्बिनेशन है। किस तरह ये एपोप्टोसिस की तरह एक प्रोग्राम्ड होते हैं, रेगुलेटेड होता है। हमारी बॉडी ही खुद अपने इंपॉर्टेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। एपोप्टोसिस का पिक्चर हुआ। और निक्रोसिस की तरह इसमें केस्पेसिस एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते और ये इन्फ्लेमेशन भी इसमें होता है। इसी वजह से ये इन दोनों पिक्चर्स का, इन दोनों प्रोसेस की कम्बिनेशन है। सही हो गया। इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है ना, कि पहले की इस्कीमिक इंजरी की वजह से या एक पैथोलॉजिकल सिचुएशन जो इन्फ्लेमेशन का करता है, उसकी वजह से क्या होता है ना कि TNF रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर जो कि कहाँ पर होता था, जो डेथ रिसेप्टर पाथवे था एपोप्टोसिस के, वहाँ पर भी होता था। ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर आगे जाकर ये रिसेप्टर इंटरेक्टिंग प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेट करते हैं, RIP काइनेसिस ही है। और उसमें फिर काइनेसिस 1 और 2 जो होते हैं उसको करते हैं। जबकि वहाँ पर एपोप्टोसिस में ये क्या करता था, अलग तरह के एडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता था। सही है। फिर इसके बाद ये डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स को चलाता है। किस तरह ATPs की डिग्रेडेशन करते हैं बाई डैमेजिंग माइटोकॉन्ड्रिया। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है जो जाकर डिफरेंट चीज़ों के एक्सीडेशन करते हैं, फैट्स वगैरह की। DNA को डैमेज कर देता है और लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं जो कि डिफरेंट अदर सेल्स को खा लेते हैं। और इस तरह ये इवेंट्स लीड करते हैं किस चीज़ को, सेल डेथ को। तो ये क्या हो गया, एक सेल डेथ पाथवे हो गया। अब पैरोप्टोसिस क्या है, ये भी दो वर्ड से बने हैं। पायरो मीन्स फायर, क्योंकि इसमें फेवर होता है। सही है। दूसरा ऑटोसिस वही एपोप्टोसिस है। तो इसमें क्या हो गया कि ये दो चीज़, एक इसमें इन्फ्लेमेशन होगा जो कि फेवर उसकी वजह से होगा, और दूसरा ये एपोप्टोसिस की तरह होगा। जब डिफरेंट माइक्रोब्स की इन्फेक्शन होते हैं, वो क्या कर देते हैं कि इन्फ्लेमोसोम्स काज करते हैं। ये इन्फ्लेमोसोम प्रोटीन्स होते हैं जो कि डेंजर को सेंस करता है। ये उनका कम्प्लेक्स होता है। जिस तरह इसका एक सेंसर प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो जाकर किसी माइक्रोब्स वगैरह की एंट्री को डिटेक्ट कर देता है। दूसरा कंपोनेंट इसका एडॉप्टिंग कंपोनेंट होता है जो कि डिफरेंट एडॉप्टेशन का करता है। और तीसरा इसका केस्पेस कंपोनेंट होते हैं जो जाकर क्या कर देते हैं, केस्पेस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये केस्पेस एंजाइम दो काम करती है। एक ये एपोप्टोटिक पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। हमें पता था कि दोनों पाथवेज क्या थे, केस्पेसिस के लेवल पर आकर एक जैसे हो जाती थी। दूसरा ये केस्पेसिस क्या कर देते हैं, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। और ये साइटोकाइंस क्या कर देती है, ये डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स में न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वगैरह को इन्वाइटेशन दे देते हैं। वो उस जगह पर आकर ब्लड सप्लाई वगैरह इंक्रीज हो जाती है और फेवर काज हो जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ क्या हो गया, एक एपोप्टोसिस भी हो गया इसमें आ गया, और एक फेवर भी इसमें आ गया। इसलिए क्या पैरोप्टोसिस नाम दिया है इसको। अटोपेगी से है। अटोपेगी किसे कहते हैं, सेल्फ ईटिंग को। अटो मीन्स सेल्फ और पेगी मीन्स ईटिंग। जब सेल के अपनी ही लाइसोसोम अपनी ही सेल की कंटेंट्स को खाने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, अटोपेगी कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। क्या काजेज हो सकते हैं, सबसे मेन काज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। इसके अलावा इस्केमिक इंजरी भी हो सकते हैं, मायोपैथीज भी हो सकते हैं, यानी कि जो मसल्स की डिजीज है सही है। और कुछ जीन म्यूटेशन या इसको जीन पॉलीमर्फिज्म भी कहते हैं, उसकी वजह से ये क्या कर देते हैं, ये एक सिग्नल दे देते हैं किस चीज को, ATG जीन्स को। ये जीन्स क्या है, इसको ऑटोपेगी जीन्स भी बोलते हैं। ये आगे क्या कर देते हैं, अपना सिग्नल दे देते हैं किस चीज को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी बॉडीज को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इनसे कह देते हैं कि आपने क्या करना है, एक सी शेप स्ट्रक्चर बनाए जिस तरह ये है, और इसके ऊपर अटैच होते हैं क्या, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑटोपेगोपोर। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, इसकी एलोंगेशन कर देता है ताकि इसको इस तरह वैक्यूल की तरह बनाए, कंप्लीट करे, जबकि अपने अंदर कंटेंट्स ले लेते हैं। सी है। अब क्या है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ये जो ऑटोपेगोपोर होते हैं ना, ये अपने अंदर डिफरेंट सेलुलर कंटेंट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज वगैरह अंदर इन्वेलप कर देते हैं इस तरह, और फिर ये बंद हो जाता है बाय दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब आगे क्या होता है ना, इसको फिर क्या कहते हैं, ऑटोपेगोसोम। ये ऑटोपेगो ये लाइसोसोम है। सी है। लाइसोसोम क्या कर देता है, आकर इन दोनों की मिलाप हो जाती है, फ्यूज हो जाते हैं। जब ये फ्यूज हो जाती है तो इसको फिर कहते हैं ऑटोपेगो लाइसोसोम। इसके बाद ये लाइसोसोम क्या कर देते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं इन कंटेंट्स पर और इनके डाइजेशन कर देते हैं। जब इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, इसकी जो फिर एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। किस तरह, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट अमीनो एसिड रिलीज हो जाती है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स इनके डाइजेशन से।
अब ये तो हमें पता चल गया कि इसने सिल्क को, जब सिल्क की डिफिशियंसी थी, इसने खुद को खाकर एनर्जी सोर्स हासिल की, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, उस सिल्क का साइज डिक्रीज होगा, जिसको कहते हैं एट्रोपी। तो हमने कहा कि इस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की जो रिस्पॉन्स देते हुए सिल ने अपने अंदर क्या की, एट्रोपी की बाई ऑटोप्सी है, ये एक एडॉप्टेशन है। लेकिन अगर फर्दर इस सेल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो ये सारा सेल खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी फिर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो बहुत सीवियर हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये जीन पोलीमॉर्फिज्म की वजह से एटोपी होता है ना, उसके साथ क्या होता है कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होते हैं। लेकिन रोबिन को ये पता नहीं है कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन के साथ क्या लिंक है इसका। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि डिफरेंट कैंसरस सेल्स, अनवांटेड सेल्स को होते हैं, वो भी इसके थ्रू खा जाता है, तो इसका भी एक रोल है डिजीजेस में। और इसको इसलिए ये नाम दिया गया है सर्वाइवल सिग्नल या सर्वाइवल मैकेनिज्म से हो गया। अब बुक की डायग्राम देख लेते हैं। बुक में इसको इस तरह डिस्कस किया। पहले क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन हो गया। न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन किससे क्या हो गया, एक एटोपी की सिग्नल आ गया, जिसने क्या किया, इस सी शेप स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की, जिसको हमने क्या बोला, एटोपेगोपोर। इसने अपने अंदर सेलुलर कंटेंट्स को इनगल्प कर दिया। उसके बाद इसने क्या बनाया, एटोपेगोसोम। ये लाइसोसोम के साथ मिलकर इसने एटोपेगो लाइसोसोम बॉडी बनाया। लाइसोसोम की एंजाइम ने इनको डाइजेस्ट किया, इसके कंटेंट्स को, और उसको अपने लिए एक एनर्जी सोर्स यूज किया। अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ पर ये समरी टेबल ऐसी है, इससे फर्स्ट रिवीजन होगी क्योंकि चीज़ें हमने सब के सब क्या है पढ़ी है। तो पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता था, ये स्विल होता था, फैटी एसिड चेंजेस आते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ निकलते थे जिसको ब्लिप्स कहते थे, माइक्रोविलाई ख़त्म हो जाते थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी स्विल हो जाता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डायलेट या स्विल हो जाता था, और सेल में रेडनेस आ जाती थी, इंक्रीज आ जाती थी, क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स इंक्रीज होते थे जो डीनेचर प्रोटीन्स होते हैं, और उससे आरएनए जो होता था उसका लॉस होता था जो कि बेजोफिलिक होता है, इसलिए उसका रंग क्या हो जाता था, सुर्ख हो जाता था। सही है। और स्विलिंग क्यों होता था, क्योंकि अंदर जो होता है ना वो पंप्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर सोडियम अकोमुलेशन हो जाता था और पानी अंदर की तरफ जाता था। फिर निक्रोसिस, ये एक एक्सीडेंटल और ये बहुत क्विक डेथ प्रोसेस था, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में वही डीनेचर प्रोटीन इंक्रीज हो जाती थी, जिसकी वजह से जब हम इसको एफ्सिन लेते थे बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लेते थे एफ्सिन स्टेंट को, और रेड नज़र आती थी। इसकी न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज़ कम हो जाता था, फ्रेगमेंटेशन हो जाती थी, न्यूक्लियस डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हो जाता था। तीसरा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन थे वो भी डिग्रेड हो जाती थी। सही है। इसके अलावा फास्फोलिपिड्स की अकोमुलेशन हो जाता है जिसको माइलिन फिगर कहते थे, और डिफरेंट जो लाइसोसोम वगैरह के अंदर इंजाइम्स होती थी ना, वो डाइजेस्टिव इंजाइम वो लीक हो जाती थी, जो कि एज वेल एज द सेलुलर कंटेंट्स, जो कि क्या करती थी, इन्फ्लेमेशन काज करती थी। यहाँ पर क्या था, मार्कोलॉजी की बेस पर हमने डिफरेंट टाइप्स को इनको डिवाइड किया था नेक्रोसिस को, जिसको कोआगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, गैंग्रीनस, केसियस, फेट्स एंड फेब्रिनाइट नेक्रोसिस कहते थे। अब एपोप्टोसिस, ये एक प्रोग्राम्ड और रेगुलेटेड मैकेनिज्म था सेल डेथ का, जिसके जरिए हम क्या कर देते थे, एक्सपायर्ड सेल को रिमूव कर देते थे, जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता था और जो हम रिपेयर के काबिल नहीं होते थे। सही है, जो हम रिपेयर नहीं कर सकते थे, जो क्या करते थे, एंजाइमेटिक डिफरेंट एंजाइम से उसके हम डाइजेशन कर देते थे, जिसके साथ प्रोटीन्स और डीएनए के डैमेज होता था उसको ख़त्म कर देते थे। उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व थे उसको केस्पेसिस कहते थे। और दूसरा जो था वो रिपीट रिकग्निशन, यानी कि डेथ सेल रिसेप्टर को इशारा है यहाँ पर, और वो दूसरा जो था माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे थे। सही है। फिर यहाँ पर वही डिस्कस किया कि एपोप्टोसिस जो होते हैं ये 2 पाथवे के जरिए इनिशिएट होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल था और दूसरा कौन सा, डेथ रिसेप्टर पाथवे था। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के बारे में क्या कहते हैं कि लॉस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल से यहाँ पर मुराद है कि यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर लॉस हो जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर हमें इशारा देते हैं कि आपने जिंदा रहना है। या डीएनए को डैमेज होता था, या प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाती थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंस्टेड ऑफ प्रॉपर फोल्डिंग। तो इसकी वजह से डिफरेंट प्रोएपोप्टोटिक प्रोटीन रिलीज हो जाते थे, और उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की क्या परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, वहाँ से साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाता है, जो कि स्पेस एक्टिवेशन कर देता था, वो जाकर क्या कर देती थी, एपोप्टोसिस कर देती। इसके अलावा एंटी एपोप्टोटिक फैमिली भी थी, जो BCL फैमिली हमने वहाँ पर डिस्कस की थी, वो क्या कर देता था, एपोप्टोसिस को रोक देता था। सही है। जब तक क्या था, ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल था, ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो थे ये अपना सिग्नल दे देते थे। डेथ रिसेप्टर पाथवे को एक्सटेंशन पाथवे भी कहते हैं। ये क्या था कि ये इसको एक सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट भी कहते थे ना, क्योंकि ये खुद ही लिम्फोसाइट को इनवाइट कर देते हैं अपने ऊपर एक मार्क लगा कर। सही है। एक क्या होता है, रिसेप्टर, जिसकी जो TNF था या फाज था। इसके अलावा वहाँ पर क्या आते थे, CTL, इससे मुराद है साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट। सही है। वो आकर क्या कर देते थे, इन सारी पाथवे को एक्टिवेट करके
सेल को एपोप्टोटिक बॉडी बना देती थी। फिर इसके बाद आता है दो अदर पाथवेज आते हैं, जिसमें एक निक्रोप्टोसिस था, दूसरा क्या था, निक्रोप्टोसिस था, और दूसरा पायरोप्टोसिस जो अभी हमने पढ़ा। फिर अडोपेगी आ जाता है, ये भी एक एडोप्टेशन है। जब न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती थी, क्या करता था सेल अपने ही कंटेंट्स को लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करता था और उसको अपने लिए एक खुराक के तौर पर यूज़ करता था। अल्लाह हाफिज़।